रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडन की चैप्टर 52 की पार्ट 2 की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास एनालिसिस ऑफ विजुअल इमेजेस। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिंपल सेल्स जो कॉम्प्लेक्स सेल्स वगैरह है ना, इनके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन लिखी हुई है गाइडन में, जिसकी वजह से इनका कॉन्सेप्ट बहुत थोड़े लोग ग्रास्प कर पाते हैं। तो ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है, इसको थोड़ा गौर से आपने समझना है। एनीवेज, पहले आता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ कंट्रास्ट इन विजुअल इमेजेस। यहाँ बड़ी सिंपल बात की हुई है कि आप जब किसी प्लेन दीवार को देख रहे हैं फिर किसी ऐसी चीज़ पे देख रहे हैं जो पूरी वाइट है, ठीक है, एक दीवार है वो पूरी वाइट है, तो हमारे कॉर्टेक्स तक बहुत थोड़े सिग्नल्स पहुंच रहे होते हैं। यानी सेल स्टिमुलेट तो हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल सिग्नल्स बहुत थोड़े जा रहे हैं कॉर्टेक्स तक। कोई इतनी गौर करने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे होती है म्यूचुअल इनहिबिशन। जब सारे सेल्स एक जैसे स्टिमुलेट हो रहे होते हैं ना, तो फिर वो एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे एक म्यूचुअल इनहिबिशन होती है कि यार तुम भी यही काम कर रहे हो, मैं भी यही, कोई गौर वाली बात नहीं है, थोड़े कम सिग्नल्स भेजो, ब्रेन को ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो की बात। तो यहाँ पे होती है म्यूचुअल इनहिबिशन। अलबत्ता अगर उसी दीवार पे कोई इस तरह की चीज़ हो, एक कंट्रास्ट हो गया ना, मतलब पहले बाकी वाइट दीवार है और उसके ऊपर एक रेड कलर की चीज़ आ गई, अब निस्बतन स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक, और कौन से एरियाज में ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी, जो इसकी बाउंड्रीज बन रही है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहे होंगे। जाहिर बात है, इसकी इमेज आपके रेटिना पे बन रही है, फिर रेटिना से आपके कॉर्टेक्स पे सिग्नल्स जा रहे हैं, तो कॉर्टेक्स में ये वाली जगह ना, या इन जगहों से ज़्यादा सिग्नल्स जा रहे होंगे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न बेसिकली ये है, देखो जो सेंटर है वो तो सारा रेड है आपके पास, सही है, तो ये सारा रेड है, इधर के साथ को भी रेड मिल रहा है, इधर के साथ को भी रेड मिल रहा है, ये एक दूसरे को म्यूचुअली इनहिबिट कर रहे हैं कि यार ऐसी कोई गौर तलब बात है नहीं। अच्छा, बाहर की तरफ देखा जाए तो वाइट है, ठीक है, इधर भी एक सेल है उसको भी वाइट मिल रहा है, इधर भी एक सेल है उसको भी वाइट मिल रहा है, इधर की रॉड को भी वाइट मिल रहा है, इधर की रॉड को भी वाइट मिल रहा है। वो कह रहे हैं यार कोई ऐसी गौरतलब, सॉरी कौन को वाइट मिल रहा है, वो कह रहे हैं यार ऐसी कोई गौरतलब चीज़ है नहीं। अलबत्ता जो बाउंड्री पे मौजूद सेल्स हैं, जो कंट्रास्ट की बाउंड्री पे मौजूद हैं, वो कहते हैं यार एक तरफ रेड है एक तरफ वाइट है, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इन जगहों पे म्यूचुअल इनहिबिशन नहीं हो पाती। यानी यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स के सिग्नल्स इनहिबिट नहीं होते, तो इन न्यूरॉन से आपके कॉर्टेक्स में ज़्यादा सिग्नल्स जाएंगे। ठीक होगी बात। तो कॉर्टेक्स में सिग्नल्स इंक्रीज करेंगे, और कौन से रीजन्स के इंक्रीज करेंगे? जिन रीजन्स पे कॉन्ट्रास्ट की बाउंड्री फॉर्म हो रही है। डाउन होगी बात। तो हमने ये बात समझ ली, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा उतने ही ज़्यादा सिग्नल्स आपके कॉर्टेक्स से रीच कर रहे होंगे, और जितनी सिंपल इमेज होगी उतने कम सिग्नल रीच कर रहे होंगे। डाउन होगी बात। यहाँ तो चीज़ें ईजी थी, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि हमारा जो कॉर्टेक्स है, अच्छा अब देखिएगा बात बेसिकली ये है, कॉर्टेक्स में ना जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आगे से आगे जाती है हम उसको मजीद बेहतर एनालिसिस करते रहते हैं, पिक्चर को मजीद अच्छे से अच्छा समझते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं, एक तो बात हम देख रहे हैं, हम कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं, जो कुछ चीज़ बहुत डिफर कर रही है वहाँ पर हम गौर करते हैं। डन। दूसरा वो ये बता रहे हैं कि हम ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस एंड बॉर्डर्स को भी देखते हैं। ओरिएंटेशन को किस तरह से समझते हैं, इसके लिए होते हैं हमारे पास सिंपल सेल्स। अब बेसिकली ना मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बताने लगा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने किया था, वो एक्सपेरिमेंट देखिएगा। ये मिसाल के तौर पे कोई भी एनिमल है, वैसे मैंने कोशिश तो बिल्ली बनाने की थी लेकिन जो भी बन गया। अच्छा, इसके सामने उन्होंने एक स्क्रीन प्लेस की, और इसके ब्रेन में जो इसका ऑक्सीपिटल लोब है वहाँ पर इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड्स रखे, और इलेक्ट्रोड्स लगा के उन्होंने चेक किया कि यार हम देखते हैं कि कौन से सेल्स, एक कुछ पर्टिकुलर सेल्स है जिन पर ये इलेक्ट्रोड चले गए। ठीक है, अब ये जो सामने स्क्रीन है ना, इसमें उन्होंने इस डायरेक्शन की एक लाइट डाली है, या एक लाइट यहाँ पे मौजूद है, बिल्ली इस लाइट को देख रही है। डन। जब इस डायरेक्शन की लाइट को देखा तो उन्होंने देखा, अच्छा पहले एक डायरेक्शन की डाली, फिर उन्होंने डायरेक्शन बदल दी लाइट की, फिर थोड़ी और डायरेक्शन बदल दी लाइट की, मुख्तलिफ डायरेक्शन की लाइंस जो है वो स्क्रीन पे बनती रही, और वो देखते रहे कि मुख्तलिफ डायरेक्शन की लाइन से, मुख्तलिफ ओरिएंटेशन की लाइन से जिस सेल की वो चेक कर रहे थे वो सेल्स की स्टिमुलेशन क्या इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। तो उन्होंने देखा जिस सेल को वो चेक कर रहे थे, जब लाइन स्ट्रेट थी उस सेल ने कोई सिग्नल नहीं भेजे, लाइन थोड़ी सी टिल्ट हुई थोड़े सिग्नल भेजना शुरू किए, थोड़ी और टिल्ट हुई थोड़े और सिग्नल भेजना शुरू किए। जब एग्जैक्टली लाइन वर्टिकल हुई ना, तो उन सेल्स ने बहुत ज़्यादा सिग्नल्स प्रोड्यूस किए हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जब एग्जैक्टली वर्टिकल हुआ है। डन होगी बात। फिर जैसे जैसे वर्टिकल से दूर होती गई दोबारा सिग्नल्स कम होते गए। तो इसका मतलब है जिन सेल्स पे हमने इलेक्ट्रोड रखा हुआ है वो सेल्स ख़ास तौर पे इस डायरेक्शन की लाइंस को देखने के लिए बने हुए हैं। जो इस डायरेक्शन की एग्जैक्टली वर्टिकल लाइंस होंगी, उन लाइंस पे ये वाले सेल्स खास तौर पे स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा चलो किसी और सेल्स को भी देखते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोड जो है ना वो इसी दिमाग में, इसी ऑक्सीपिटल लोब में थोड़ा सा साइड पे कर दिया। जब थोड़ा सा साइड पे किया तो हमने देखा जो दूसरे सेल्स थे वो इस एंगल पे सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे थे। ठीक है, बाकी एंगल्स पे कम स्टिमुलेट हो रहे हैं, हाँ इस एंगल पे सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं। इसका मतलब है ये वाले ख़ास सेल्स थे इस एंगल के लिए, ये वाले ख़ास सेल्स थे इस एंगल के लिए। तो हर ओरिएंटेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि बताते हैं कि यार इस वक्त इस ओरिएंटेशन की लाइन ज़्यादा आ रही है। ठीक होगी बात। जिस भी ओरिएंटेशन की लाइन होगी उसी ओरिएंटेशन वाले सेल्स सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे होंगे।
ऐसे सेल्स को, इन सेल्स को हम नाम देते हैं सिंपल सेल्स। ये आपकी वही कॉर्टेक्स की लेयर 4 के अंदर मौजूद होते हैं और ये क्या बता रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ लाइन बताने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये किस तरह से हेल्प करते हैं, थोड़ा सा उन्होंने इसके बारे में ना मैकेनिज्म नहीं बताया गया। बेसिकली बात ये है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब सेम सिग्नल्स किसी भी जगह से आ रहे होते हैं तो वो सेल्स एक दूसरे को म्यूचुअली इनहिबिट करते हैं। आपको पता है कॉर्टेक्स से भी इनहिबिटरी सिग्नल्स आपको जा रहे होते हैं। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर समझ लो ब्रेन में आपके पास ना कुछ इस तरह से ये सेल्स मौजूद हैं, ये लाइन में कुछ सेल्स मौजूद हैं और ये जो लाइन में सेल्स मौजूद हैं ये सेल्स हैं स्टिमुलेटरी और इनके साइड पे सेल्स हैं इनहिबिटरी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी लाइट आए, कोई ऐसी इमेज आए जो कि इसी रुख में बन रही हो, तो बहुत सारे स्टिमुलेटरी सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो रहे होंगे और इनहिबिटरी सेल्स तो नहीं, तो यानी कि स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इंपल्सेस बनेंगी। सही है कि बात, तो ये वाला ये समझ लो कि ये वो वाले खास ऑक्सीपिटल सेल्स हैं जो कि इस डायरेक्शन के लिए बने हुए हैं। सही है, अब जैसे ही अगर लाइन इस डायरेक्शन की होगी तो ये सारे पॉजिटिव वाले स्टिमुलेट हो जाएंगे, बहुत गुड बात है, सिग्नल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और अगर लाइन की डायरेक्शन बदल गई, मिसाल के तौर पर लाइन की डायरेक्शन यूँ हो गई, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लाइन की डायरेक्शन होगी यूँ, तो अब आप देख सकते हो कि थोड़े स्टिमुलेटरी इफेक्ट हैं, बाकी साइडों पे इनहिबिटरी इफेक्ट भी आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से जैसे लाइन की डायरेक्शन चेंज होती है आपके पास सिग्नल्स थोड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनहिबिशन बनना शुरू हो गई है ना। और अगर मैंने बिल्कुल ही ये इस तरह के लिए बना हुआ था ना सेट ऑफ सेल्स या लाइन ऑफ सेल्स, मैं अगर यूँ एक लाइन बना दूँ तो अब आपको पता है कि ज़्यादातर इनहिबिशन हो रही होगी, ये लाइन ज़्यादातर इनहिबिशन कॉज कर रही है। तो यानी कि ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स इस डायरेक्शन की लाइन के लिए कोई सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस ग्रुप ऑफ सेल में सेल्स इस तरह से प्लेस्ड हैं कि अगर इमेज इस रुख की बन रही होगी तो ये सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन भेज रहा होगा। ठीक होगी बात, ये एक और एग्जांपल आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इमेज इस रुख की आ रही हुई, ये वाले रुख की, तो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी। अगर इमेज किसी और रुख की हुई तो स्टिमुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पे इमेज आ रही हुई इस रुख की, तो फिर तो इनहिबिशन है, तो यानी कि कोई बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सेल्स है जिनमें आपके पास मुख्तलिफ लाइन्स ऑफ सेल्स होती हैं। ये आपकी इमेज की ओरिएंटेशन को चेक करती हैं कि जो भी लाइन है उसकी कौन सी ओरिएंटेशन है। जैसी भी ओरिएंटेशन होगी वैसे ही सिंपल सेल्स स्टिमुलेट हो रहे होंगे। तुम्हारा ब्रेन देखता रहता है यार कौन से वाले सिंपल सेल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, और इसमें पता चल गया ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास सिंपल सेल्स का। डन होगी बात। मजीद है वो ये बात कर रहे हैं, लो जी अब देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कई लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, ये जितनी भी ऑरेंज लाइन्स हैं इन सब के डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, इस ऑरेंज लाइन के आने पे भी ये वाले सिंपल सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, इस ऑरेंज लाइन के आने पे भी ये वाले सिंपल सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, इस ऑरेंज लाइन के आने पे भी ये वाले सिंपल सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। वेयर एज ये ऑरेंज लाइन एक पोजीशन में तो नहीं है। इसका मतलब है जो सिंपल सेल्स हैं वो सिर्फ ओरिएंटेशन और लाइन बता सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग नहीं बता सकते। ठीक है, उनको सिर्फ ओरिएंटेशन और लाइन का पता है। तो हम ये बात करते हैं कि अब पोजीशन जानने के लिए कोई और सेल्स होंगे, तो इन्फॉर्मेशन आगे जाती है जनाब। हम कहते हैं यार हमें पोजीशनिंग भी जाननी है। अब पोजीशनिंग जानने के लिए हमारे पास सेल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स। ठीक हो की बात। तो कॉम्प्लेक्स सेल्स यानी कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में पोजीशन भी बता देते हैं। यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर राइट साइड पे होगी तो मिसाल के तौर पे ये वाले कॉम्प्लेक्स सेल्स स्टिमुलेट होंगे। स्ट्रेट लाइन अगर दरमियान में करके होगी तो ये वाले कॉम्प्लेक्स सेल्स स्टिमुलेट होंगे। स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे होगी तो ये वाले कॉम्प्लेक्स सेल्स स्टिमुलेट होंगे। स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे मतलब वर्टिकल लाइन अगर यहाँ पे होगी तो ये वाले कॉम्प्लेक्स सेल्स स्टिमुलेट होंगे। सही होगी बात। जबकि जो आपके दूसरे थे सिंपल सेल्स उनका क्या था, अगर इस रुख की लाइन होगी तो फलाने सिंपल सेल्स, इस डायरेक्शन की लाइन होगी तो फलाने। यानी सिंपल सेल्स सिर्फ इतना ही इंडिकेट कर रहे थे कि आपकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन ऑफ लाइन क्या है। वेयरएज कॉम्प्लेक्स सेल्स ओरिएंटेशन के साथ साथ आपको लोकेशन भी बता रहे हैं। सारी ऑरेंज सिग्नल्स एक सिंपल सेल्स थे जिन्होंने कहा भाई स्ट्रेट लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन आई है, और फिर ये आगे भेजे थे सिग्नल इसको कॉम्प्लेक्स सेल्स को। कॉम्प्लेक्स सेल्स बताते हैं कि आपको जो स्ट्रेट लाइन आई है वो किस पोजीशन में आई है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेल्स जो हैं वो पोजीशन के बारे में बताते हैं। क्यों? अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर बात डिस्कस की हुई है। एक डायरेक्शन में लाइन की ओरिएंटेशन सेम रहती है अगर आप उसको लेटरली मूव करो या वर्टिकली मूव करो, तो ओरिएंटेशन सेम रहती है। तो सेम ही ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्स उसका सामना कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे ही देखो, यूं ये जो ब्लू वाली लाइन बनी हुई है मैं इसकी ओरिएंटेशन ले रहा हूँ, ये है इसकी ओरिएंटेशन। सही होगी बात। मैं इसको लेटरली मूव करूँ तो भी इसकी ओरिएंटेशन सेम रह रही है, और अगर मैं इसको वर्टिकली मूव करूँ तो भी इसकी ओरिएंटेशन सेम रह रही है। तो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, एक ही सिंपल सेल्स उसके लिए स्टिमुलेट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन उन सिंपल सेल्स ने आगे इन्फॉर्मेशन भेज दी कॉम्प्लेक्स सेल्स को, और कॉम्प्लेक्स सेल्स ने पोजीशनिंग के बारे में भी बता दिया। सेम ओरिएंटेशन वाली लाइन की पोजीशनिंग बता दिया कॉम्प्लेक्स सेल्स ने। डाउन की बात। तो नंबर एक पे आपके पहले तो हमने देखा कॉन्ट्रास्ट किस तरह से हम देखते हैं, फिर हमने देखा हमारे पास सिंपल सेल्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सी ओरिएंटेशन है लाइन की, फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जो कि बताते हैं कि इस ओरिएंटेशन में पोजीशनिंग खासतौर पर कौन सी वाली है। सिंपल कॉम्प्लेक्स के बाद एक और टाइप ऑफ सेल्स है, वो क्या? देखो,
कॉम्प्लेक्स सेल्स ने ये तो बता दिया कि पोजीशनिंग क्या है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेल्स लेंथ ऑफ लाइन के बारे में नहीं बताते। जिस तरह मिसाल के तौर पे पहले सिंपल सेल्स, अब ये सारी इमेजेस बन रही है ना, सिंपल सेल्स ने बता दिया भाईजान ये सारी लाइंस वर्टिकल हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेल्स ने बता दिया कि ये वाली वर्टिकल लाइन सेंटर में है, ये वाली वर्टिकल लाइन राइट साइड पे है, ये वाली वर्टिकल लाइन लेफ्ट साइड पे है। अब वर्टिकल लाइन ही है, राइट साइड पे ही है, लेकिन वो लाइन छोटी है या बड़ी है, ये कैसे पता चलेगा? कॉम्प्लेक्स सेल्स तो जो ये वाले कॉम्प्लेक्स सेल्स थे, इन्होंने कहा था कि हम राइट साइड पे वर्टिकल लाइन पे स्टिमुलेट होंगे। अब ये स्टिमुलेट हो रहे हैं, हमें ये तो पता नहीं कि लाइन बड़ी है कि छोटी है। तो फर्दर कैटेगराइजेशन के लिए मजीद एक और सेल्स के पास जाते हैं और वो सेल्स लेंथ ऑफ लाइन, एंगल ऑफ लाइन, शेप ऑफ लाइन को देखते हैं। ठीक हो गई बात? यहाँ पे उस सेल्स को नाम नहीं बताया था, वैसे उन सेल्स को कहते हैं हम एंड स्टॉप्ड सेल्स। एंड स्टॉप्ड सेल्स। ठीक हो गई बात? तो आपके पास बहुत सारी लाइंस आई थी, सिंपल सेल्स ने इनमें से ये बता दिया कि इन लाइंस की ये ओरिएंटेशन है। हमने कहा बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें मजीद एनालिसिस करना है। तो फिर हम कहते हैं यार सेम ओरिएंटेशन वाली सारी लाइन एक कॉम्प्लेक्स सेल्स के बाद भेज दो। कॉम्प्लेक्स सेल्स बताते हैं कि इस ओरिएंटेशन में फलानी लाइन इस पोजीशन पे है, फलानी लाइन इस पोजीशन पे है। हम कहते हैं बहुत शुक्रिया, आपने पोजीशन के बारे में बता दिया, लेकिन हम मजीद जानना चाहते हैं इसके बारे में। हमने उस इन्फॉर्मेशन को मजीद आगे भेज दिया कि यार ये सिग्नल्स हैं, वर्टिकल लाइन है सारी और वो एक ही पोजीशन पे हैं। तो ये वाले एंड स्टॉप सेल्स बताते हैं कि यार इसमें से कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है। तो ये हम देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आगे जाती जा रही है उसकी एनालिसिस बढ़ता जा रहा है। 10 As one goes farther into the analytical pathway of visual cortex, progressively more characteristics of each visual scene are declared. पहले हमने सिर्फ कंट्रास्ट देखा, फिर हमने देखा कंट्रास्ट की ओरिएंटेशन क्या है, फिर ओरिएंटेशन के अलावा देखा पोजीशन क्या है, और फिर पोजीशन के अलावा देखा कि उसकी लेंथ भी क्या है। हमें कितना ज़बरदस्त एनालिसिस हो गया किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट थे जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुश्किल, मतलब काफ़ी कम लोगों को ये सही से पता होते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमें, अब आगे तरह स्टार्ट करते हैं हम ज़रा तेज़ से। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ कलर। कलर को डिटेक्ट करने के लिए यही बात करें, जैसे हमने कहा ना यहाँ पे कंट्रास्ट होता है, तो कलर भी हम कंट्रास्ट में बेसिकली देख रहे होते हैं कि अगर ब्लू कलर है उसको हम येलो कलर से कंपेयर करके या रेड कलर से कंपेयर करके देख रहे होते हैं। तो कलर्स को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। हमारे पास आपको पता है कॉन्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर कलर्स के लिए होती हैं, कोई रेड के लिए होती हैं, कोई ब्लू के लिए होती हैं, कोई ग्रीन के लिए होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जिक्र की हुई है कि हम ना कंट्रास्ट के लिए मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह वाइट को भी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो आपकी आइज़ किसी भी चीज़ के कलर को डिटरमिन करती है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। अब यूजली हमारे पास वाइट लाइट होती है ना, हम वाइट चीज़ों को देख रहे होते हैं और फिर जो चीज़ रेड लग रही है उसको हमने वाइट से कंपेयर करके कहा ये रेड है, जो ग्रीन लग रही है हमने उसको वाइट से कंपेयर करके कहा ये ग्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा इसी वजह से एक और कॉन्सेप्ट होता है कलर कंसिस्टेंसी का। अब ये कलर कंसिस्टेंसी क्या है? कलर कंसिस्टेंसी ये है कि अगर आप लाइट का कलर ही चेंज कर दो, मिसाल के तौर पे एक रूम है उसमें रेड लाइट है, ठीक है, अब आपको कोई भी चीज़ वाइट नज़र नहीं आएगी। जो चीज़ वाइट थी वो भी हल्की हल्की सी रेड नज़र आ रही है ना, लेकिन आप ऐसे रूम में बता सकते हो कि यार ये चीज़ जो है ये ब्लैक है, ये चीज़ जो है ये वाइट है। आप कैसे बता लेते हो? हालांकि अब वाइट कलर की दीवार भी रेड नज़र आ रही है, लेकिन आप बता लेते हो। तो आप इसी तरह बता पाते हो क्योंकि आप कंपेयर करते हो। आप कहते हो यार हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी फालतू रेड हुई गई है, मैं इसको थोड़ा कम रेड करके मुझे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कलर कौन से वाला है। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन से कलर्स को डिटरमिन कर रहे होते हो। ये चीज़ है आपके पास कलर कंसिस्टेंसी के बारे में। ठीक हो गई बात? हम कलर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं और कंपैरिजन से हमें कलर्स के बारे में पता चलता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। ओपोनेंट कलर्स के बारे में बताया गया, फिर कलर्स की भी कंट्रास्ट के लिए सिंपल सेल्स यूज होते हैं, फिर मजीद आगे कॉम्प्लेक्स और हाइपर कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक हमारे पास एनालिसिस ऑफ विजुअल इमेजेस कंप्लीट होता है। हम विजुअल इमेज को कैसे एनालाइज करते हैं हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ये जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, ये जो सारे ये काम कर रहा है, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो इस केस में होती है ब्लाइंडनेस बंदे को। हालांकि उसकी आंखें लाइट को रिसीव कर रही हैं, उसके रॉड्स एंड कोन सिग्नल्स को भेज रहे हैं, वो सिग्नल्स आपके थैलेमस तक भी जा रहे हैं, ब्रेन तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रेन चूंकि आपने उसका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स खत्म कर दिया है तो ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर पा रहा, कोई इमेज नहीं बन पा रही, आपको पता नहीं चल रहा क्या नजर आ रहा है। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था कुछ सिग्नल्स सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के पास भी जाते हैं, कुछ सिग्नल्स प्री टेक्टल न्यूक्लिया के पास भी जाते हैं, कुछ सिग्नल सुपीरियर कोर्टेक्स के पास भी जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स रिमूव किया है, ये सारी चीजें रिमूव नहीं की, जिस वजह से इस बंदे को सही इमेज नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो इनके फंक्शन है ना वो हो रहे हैं। इनके क्या फंक्शन थे? मिसाल के तौर पे सुपीरियर कॉर्टिकस चीज़ को या अपनी आइज की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बंदा ब्लाइंड है, इसको इमेज नजर नहीं आ रहा है, इसको सी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये रिएक्शंस अभी भी शो कर रहा है। अभी भी आप देखिए पाँव पर चुटकी काटते तो अचानक पाँव की तरफ अपनी आंखें कर लेता है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो रिफ्लेक्स तो उसका बना हुआ है और वो रिफ्लेक्स तो सही काम कर रहा है।
ठीक है, ये अचानक अपनी आंखें उस तरफ कर रहा है, समझ आ रही है बात। इसी तरह टर्निंग ऑफ हेड, कुछ उसको वो दूसरी तरफ साथ लेकर जा रहा है, कहीं उसको धमाके के बाद ये फौरन उस तरफ देखना शुरू हो गया, आंखें वो अपनी रोटेट उस तरह से कर रहा है, वो चीज़ों से बचना चाह रहा है, हालांकि उसको प्रॉपर इमेज नज़र नहीं आ रहा। डाउन की बात यहाँ तक समझ में आ गई, क्योंकि हमने प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स खत्म कर दिया। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का काम था इमेज बनाना, वो नहीं बन पा रही, जो बाकी दूसरा आपके पास ओल्ड सिस्टम था वो अपना काम कर पा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फील्ड्स ऑफ विजन, जिसको आप पेरीमेट्री भी कहते हो। यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली यहाँ पे पहले नेजल फील्ड ऑफ विजन और टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन क्या होती है यार। ये है मेरे पास दो आइज, ठीक होगी बात, और ये दरमियान में आपके पास नोज़ मौजूद है, मिसाल के तौर पे आप समझ लें। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ डायरेक्शन से जब लाइट जाएगी तो किस तरह की फील्ड ऑफ विजन बनेगी और क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होंगी। बेसिकली यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं। जो भी लाइट इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, ये हमारी आइज की टेम्पोरल साइड होती है। लेटरल साइड को हम टेम्पोरल साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इस साइड पे पड़ रही होगी, ये इस साइड पे। तो जो लाइट भी टेम्पोरल साइड से आ रही होती है वो हमारी रेटिना की नेजल साइड पे लग रही होती है, और जो लाइट नेजल साइड से आ रही होती है, यानी कि इधर से आ रही है, वो हमारी रेटिना की कौन साइड पे पड़ रही है, टेम्पोरल साइड पे पड़ रही होती है। सही होगी बात। खैर ये तो मैंने आपको थोड़ी सी एडिशनल बात बताई है, इसके क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, नए एडिशन में उन्होंने यहाँ पे लीजन्स का जिक्र नहीं किया हुआ। जो ओल्ड एडिशन है गार्डन का, इससे पिछला 13th एडिशन मेरा ख्याल है, उसमें उन्होंने लीजन का भी जिक्र किया हुआ है। लीजन का नहीं, वो सुप्रा क्याज़्मेट, सॉरी, यहाँ पे ऑप्टिक क्याज़्म फॉर्म होता है ना, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कंप्रेशन वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। जो नेजल साइड से आने वाले फाइबर्स होते हैं वो फारिग हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपको पता है यहाँ से आपके पास फाइबर्स को ज़रा देखिएगा, डीकोसेशन वगैरह याद है ना, जो यहाँ पर डीकोसेशन डिस्कस की थी, हमने कहा था टेम्पोरल साइड से आने वाले फाइबर्स अपनी साइड पे रहते हैं, नेजल साइड से आने वाले फाइबर्स डीकोसेट कर जाते हैं, ठीक है। तो टेम्पोरल साइड से आने वाले फाइबर्स अपनी साइड पे चले जाएंगे, और नेजल साइड से आने वाले फाइबर्स जो हैं वो डीक्यूसेट कर देंगे। ये डीकोसेट कर गए, नेजल साइड से आने वाले फाइबर्स डीकोसेट कर गए, ठीक है। ये आपके पास ऑप्टिक क्याज़्म है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई कंप्रेशन होगी ऑप्टिक क्याज़्म की, तो ये जो नेजल साइड से आने वाले फाइबर्स हैं ये फारिग हो जाएंगे। सही होगी बात। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो रेटिना है उनकी जो नेजल साइड है वो ख़राब हो गई। सही। अब जो रेटिना की नेजल साइड थी, ये कौन सी साइड से लाइट ला रही थी, टेम्पोरल साइड से लाइट ला रही थी। तो इसका मतलब है रेटिना की नेजल साइड तबाह हो गई है, अब इंसान को टेम्पोरल साइड नज़र नहीं आएगी, यानी कि नेजल साइड होती रेटिना तबाह हो गई है। अब आपको आंखों से जरा साइडों वाली जगह, जो बहुत लेटरल जगह, ये नज़र नहीं आएंगी। हाँ, बिल्कुल दरमियान में नाक वाली जगह, मीडियल जगह वो नज़र आएगी, क्योंकि जो नेजल पोर्शन से लाइट आ रही थी, जो मीडियल पोर्शन से लाइट आ रही थी, वो हमारे टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना में जाती है, और वो वाली नर्व अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हो सकी। ठीक होगी बात। ये तो चीज़ जो कि पुराने एडिशन में थी, नए एडिशन में इसका जिक्र नहीं किया हुआ। फील्ड ऑफ विजन में बस सिंपल सी यही बात है कि हम एक आंख को बंद कर देते हैं, पेशेंट से कहते हैं यार एक आंख बंद कर लो, और दूसरी आंख कहते हैं कि यार इस स्पॉट पे देखो। अब वो इस स्पॉट पे देखता रहता है, हम इर्द गिर्द कोई लेज़र या कोई पॉइंट एक कहते हैं नज़र आ रहा है, वो कहते हैं हाँ जी आ रहा है। हम उसको दूर ले जाते रहते हैं, हाँ नज़र आ रहा है, कहते हैं हाँ जी आ रहा है, हाँ अब नज़र आ रहा है, कहता है नहीं, हम कहते हैं बट इसका फील्ड ऑफ विजन यहीं तक था। फिर इधर वो कहता है अब नहीं नजर आ रहा, हम कहते हैं फील्ड ऑफ विजन यहीं तक था। लेकिन ये बात है, उसको ये नहीं कहना कि अपना आई बॉल ही रोटेट करता रहे, देख फोकस तो यहीं पे रखना है। लेकिन आपको पता ना, जब आप एक तरफ गौर कर रहे होते हैं, हल्का नजर आपको साइड में भी आ रहा होता है, तो इस तरह से हम डिटर्मिन कर लेते हैं किसी भी आई का फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन डिटर्मिन करते हुए एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट पे कुछ नजर नहीं आता, वो पॉइंट होता है आपके पास ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है बात। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई रॉड और कोन्स नहीं होते, ये ऑप्टिक डिस्क वाली जगह पे होता है, तो यहाँ पे रॉड और कोन नहीं होते, ये होता है आपके पास ब्लाइंड स्पॉट। अब हमें नॉर्मल लोकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट का पता है, कई दफा होता है पेशेंट में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कहीं और होता है, यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे है। अब नॉर्मल लोकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट होती है, इसको कहते हैं स्कोटोमेटा। क्या कहते हैं? स्कोटोमेटा। तो स्कोटोमेटा भी आप इसी पेरीमेट्री से मेजर कर पाते हैं, यानी कि इसी फील्ड ऑफ विजन मेजर करने के मेथड से मेजर कर पाते हैं। एक और फायदा होता है, एक चीज़ है आपके पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें ये होता है कि रेटिना का कोई पोर्शन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो गया, रेटिना का कोई पोर्शन है जो कि देखना बंद हो गया है। तो जब आप उस पेशेंट की एक आंख बंद करवाएंगे और दूसरी आंख से कहेंगे देखो, वो आपको कहेगा हाँ मुझे कुछ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। हम कहेंगे यहाँ नजर आ रहा है, कहेगा नहीं नजर आ रहा। आप सोचेंगे यार यहाँ तो नजर आना चाहिए था, इसका मतलब है यहाँ पे इसका रेटिना खराब होना शुरू हो गया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया पेशेंट आपको। डन होगी बात, यहाँ तो बस समझ में आ गई। ऑल राइट जी, आगे आते हैं हमारे पास आई मूवमेंट्स। आई को मूव करवाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मसल होते हैं। मीडियल लेटरल रेक्टाई होते हैं, ये देखो मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस जो कि आंखों को राइट लेफ्ट मूव करवाएगा। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस जो कि आपके आई बॉल को ऊपर नीचे मूव करवाएगा। और इसी तरह सुपीरियर ओब्लीक और इंफीरियर ओब्लीक, ये आपके जो आई बॉल है उसको यूं रोटेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये रोटेशन आपको आमतौर पे मतलब आप नोटिस नहीं कर रहे होते इसको, लेकिन ये भी एक मूवमेंट है हमारी आई की।
डाउन होगी बात। अच्छा, ये जो मूवमेंट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए सारी बातें आपके ब्रेन में भी कोई ना कोई जगह तो होंगी, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक तो बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास पेयर में मसल है ना, ये हमेशा रेसिप्रोकल इनोवेशन होती है। रेसिप्रोकल इनोवेशन का मतलब है कोई ऐसी इनोवेशन कि जब ये वाला मसल स्टिमुलेट होगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा, जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा। जिस तरह वो बाइसेप ट्राइसेप का होता है ना, जब बाइसेप स्टिमुलेट होता है तो ट्राइसेप इनहिबिट होता है, ठीक है। तो वेरी सिमिलरली यहाँ पे भी रेसिप्रोकल इनोवेशन होती है, ठीक होगी बात। उसके अलावा अगर थोड़े से नर्व को समझिएगा तो क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, क्रेनियल नर्व 6, इन सब से आपके पास जो फाइबर्स होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे होते हैं और ये सारे जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ठीक है। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं और कनेक्शन के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बात की हुई है ऑसिपिटोटेक्टल, ऑसिपिटोटेक्टल और ऑसिपिटोकॉलिकुलर ट्रैक्ट्स की। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन एरियाज और वॉलंटरी फिक्सेशन एरियाज होते हैं वहां से सिग्नल्स जा रहे होते हैं ऑसिपिटोटेक्टल और ऑसिपिटोकॉलिकुलर ट्रैक्ट्स की मदद से। कहाँ पे जाते हैं? जारी बात है वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में और सुपीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस में, ठीक होगी बात। वहाँ पे क्या काम करते हैं वो अभी हम जब फिक्सेशन को समझेंगे तब हमें वो बातें समझ में आएंगी। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे जो बॉडी का इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो भी खास तौर पे आइज को स्टिमुलेट कर रहा होता है। आपको पता है अगर आप किसी तरफ गिरने लगे हो या कोई इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ रही है तो उसके हिसाब से आइज को भी घुमाना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया होता है जो कि आपके वेस्टिब्यूल से इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लिया भी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस की मदद से आइज को खास तौर पे रोटेट करने में रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं ओवरऑल ऑक्यूलोमोटर सिस्टम, ठीक है। जो आपके आइज की रोटेशन वाला मूवमेंट का सिस्टम है इसको ऑक्यूलोमोटर सिस्टम कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी ऑक्यूलोमोटर सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। डाउन की बात। नेक्स्ट आती है हमारे पास फिक्सेशन मूवमेंट्स ऑफ द आइज। फिक्सेशन मूवमेंट्स ऑफ द आई में क्या है कि हम आइज को किसी एक जगह पे फोकस करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं अपनी फील्ड ऑफ विजन में, वो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट्स आती हैं। नंबर एक होती है आपके पास वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, नंबर 2 है इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म। वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म तो है कि आप किताब में देख रहे हो यार वो एक डायग्राम देखने थी किधर की, अब अपने आई बॉल्स को जानबूझ के मूव कर रहे हो, अपनी इंटेंशन से मूव कर रहे हो, वॉलंटरली मूव कर रहे हो, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, वो डायग्राम, हाँ ये डायग्राम थी मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब जब आपको ये वॉलंटरली मिल गई, अब आपकी आंख इसी जगह पे देखती रहती है, ठीक है। ये जो आंख इसी जगह पे देखती जा रही है ये है इनवॉलंटरी फिक्सेशन। क्या आप अपनी आंख को इसी जगह पे रखने के लिए कोई मेहनत करते हो? नहीं, कोई मेहनत नहीं करते। हाँ, आंख को इधर उधर घुमाने के लिए तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हो, लेकिन इधर ही घूरती रहे इसके लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे। इसका मतलब है जो इधर ही घूरती जा रही है इनवॉलंटरी है, सही हो की बात। तो एक ही जगह पे जो आपका फोकस लॉक हो जाता है इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म। और फिर जो इसको आप अनलॉक करते हो, आप सोचते हो कि नहीं अब मैं कुछ और देखना शुरू करता हूँ, ये जो अनलॉक होना है ये होती है आपके पास वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट। डन हो के बाद तो वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट में आप अनलॉक कर रहे होते हो और इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट में आप एक ही जगह पे अपनी फोकस को लॉक कर रहे होते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, लॉक और अनलॉक का मैकेनिज्म को समझ में आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनवॉलंटरी लॉकिंग फिक्सेशन। ये जो हमने एक ही जगह पे लॉक कर लिया है इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से लॉक होता है। देखो बेसिकली बात ये है, आपकी जो आइज है ना उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। आइज आपकी खुद ब खुद मूव कर रही होती हैं इधर उधर। 3 तरह की मूवमेंट्स हैं। नंबर 1 कॉन्टिन्यूस ट्रेमर्स, ठीक है। 30 to 80 साइकिल्स पर सेकंड आपकी आइज इतना ज़्यादा मूव करती हैं, सही। एक स्लो ड्रिफ्ट मूवमेंट होती है, आहिस्ता ऐसे जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रही है। उसके अलावा सडन फ्लिकिंग मूवमेंट्स भी होती हैं। इन सारी मूवमेंट्स को आपके ये इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी जो नजरें वो इधर उधर ऊपर नीचे होती रहती हो, आप भाई एक तरफ देखते हो तो अल्लाह का शुक्र है वहीं पे देखते हो तो काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे आपका इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसी वजह से आप देख पा रहे हो, वरना आपकी आंखें तो इधर उधर ऊपर नीचे घूमती फिरती रहती, इतने मोशन है आपकी आंखों में, ठीक है। तो क्या वजह भाई, मैं कैसे फोकस कर पाता हूँ? बेसिकली अब देखना आंखें करती क्या हैं। आंखें कहती हैं कि भाई देखो आपका ये छोटा सा फोविया, ये फोविया आपकी ये जो आई होती है इसके रेटिना पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, सही होगी बात। अब हमने जिस चीज़ पर फोकस करना था उस चीज़ की इमेज हमारे इस फोविया के ऊपर बनना शुरू हो गई है। आंखें कहती हैं बस बहुत अच्छी बात है। जब आपकी ये वाली मूवमेंट जो आंखों में कुदरती तौर पे होती हैं, जब ये कुदरती मूवमेंट होने लगती है ना, तो इस इमेज का या इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपके फोविया से थोड़ी साइड पे जाने लगती है। जैसे ही वो साइड पे जाने लगती है ना, वो सिग्नल पहुंचे सुपीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस को, वो कहते हैं खबरदार क्या कर रही हो आंख, इधर को जा रही हो। फौरी तौर पर उसको वापस कर देता है और आपका जो फोकस है वो दोबारा फोविया के सेंटर में आ जाता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव फीडबैक इन्वॉल्व होता है। जब भी आपकी आइज ड्रिफ्ट करने लगे, आपकी आइज इधर उधर मूव करने लगे, फौरी तौर पे हमें पता चलता है कि यार जो इमेज है वो फोविया से साइड पे जा रहा है, फोविया के सेंटर से हट रहा है। हम दोबारा उसको फोविया पे लाने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, जिसकी वजह से आप एक ही चीज़ पे काफ़ी देर तक फोकस कर पाते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है। ये देखो, मिसाल के तौर पर ये आपकी जो आँख मूव कर रही थी
वो इमेज मूव करते करते इमेज पहुंच गई यहाँ तक। जैसे ही इमेज फोविया के बाउंड्री पे पहुंची, फौरी हमारा रिफ्लेक्स मैकेनिज्म काम किया और ये जो सॉलिड लाइन है ये हमारे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से बनी है। हमने फौरी तौर पे आंख को ऐसे एडजस्ट किया कि उस चीज़ का इमेज दोबारा हमारे सेंटर में आ जाए। सही हो गई बात। और दोबारा वो मूव करते 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 वो इमेज पहुंचने लगी बाउंड्री पे, हम दोबारा सेंटर में ले आए, फिर पहुंचने लगी बाउंड्री पे, हम दोबारा सेंटर में ले आए। ठीक, तो यानी कि ये हल्की हल्की सी आपकी आंख की मूवमेंट होती रहती है, ये आपको पता नहीं चलती। फोबिया इतना छोटा है कि ये मूवमेंट ऐसी नहीं है कि आप उसको नोटिस कर सको कि यार मेरी हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है। ये बात आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए बताया हुआ है कि हल्का सा भी, मतलब अगर आपकी फोबिया से फोकस हटने लगे तो फौरी तौर पे सुपीरियर कॉर्टिकल्स जो है वो सिग्नल्स भेजता है, वो कहता है खबर जो भेजा, और वो दोबारा फोकस कर देता है। अलबत्ता अगर सुपीरियर कॉर्टिकल्स डिस्ट्रॉय होगा, सुपीरियर कॉर्टिकल्स किसी का काम नहीं कर रहा, तो फिर वो फोकस ही नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। ठीक है, सुपीरियर कॉर्टिकल्स काम नहीं कर रहा तो बस उसकी आंख पर इधर उधर मूव करती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है, वो एक जगह लॉक नहीं कर पाता। या अगर वो लॉक कर रहा है किसी जगह पे तो वो बड़ा इंटेंशनली, वो बड़ा गौर ध्यान रख रहा है कि यार मेरी आंखें इधर उधर ना चली जाएं। जिस तरह आपकी वॉलंटरी फिक्सिंग मैकेनिज्म होता है ना, आप अपनी इंटेंशन से अपने आई बॉल को इधर ले जाते हो, फिर इधर ले जाते हो, ऊपर ले जाते हो, नीचे ले जाते हो, वो तो आप इंटेंशन से करते हो। वो इंसान एक ही जगह पे देख रहा होता है, लेकिन उसके लिए भी वो ध्यान रख रहा होता है, उसका आई बॉल थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो गौर करके नीचे ले जाता है, यहाँ जाता है, वो गौर करके इधर ले आता है। तो उसको खुद सारा कुछ ये फिक्सेशन करनी पड़ती है अगर सुपीरियर कॉर्टिकल न्यूक्लियस सही से काम ना कर रहा हो। अल्लाह ताला की किस किस नेमत की शुक्र अदा करोगे। अच्छा जी, फिर आता है हमारे पास स्कैडिक मूवमेंट्स। स्कैडिक मूवमेंट में ये डिस्कस किया हुआ है कि ये जो हमने डिस्कस किया ना, एक जगह पे फिक्सेशन हो जाती है। ऐसे भी होता है कि आप फिक्सेशन पॉइंट को मुसलसल चेंज कर रहे हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मुसलसल सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं, कोई पैसेंजर भी गुजर रहा है सामने से, कुछ भी इस तरह से हो रहा है आपके पास, कोई रोड क्रॉस करने वाला गुजर गया। अब वो बंदा जो है उसको पहले कभी एक चीज़ फोकस हो रही है, कभी दूसरी चीज़ फोकस हो रही है, फौरी तौर पर उसकी आई जो है वो फोकस को चेंज कर लेती हैं। ठीक है, शुक्र है वहाँ पे ये सुपीरियर कॉर्टिकल न्यूक्लियस गुस्से में ही आया था कि नहीं हमने एक ही चीज़ फोकस रखना है। ठीक है, अब अपने फिक्सेशन पॉइंट जो हैं या जिस पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, वो पॉइंट आप चेंज करते रहते हो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, दस्ती। हमें जो अपने फिक्सेशन को चेंज कर रहे हैं, ये होती है आपके पास सैकेड्स। ठीक है, और ये जो मूवमेंट्स हैं इनको हम ऑप्टोकाइनेटिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हम फिक्सेशन को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, वरना एक गाड़ी पे गौर करना शुरू करते हो, उधर ही गौर करते रहते हैं, साइड से चाहे कोई आके बाइक वाला लग जाता। डनो की बात। ये हमने देखा कि जब आपके इमेज में मुख्तलिफ चीज़ें हिल रही हों तो हमारी आईज जो है वो बहुत जल्दी फिक्सेशन को चेंज कर लेती हैं। फिर दूसरी है स्कैडिक मूवमेंट्स ड्यूरिंग रीडिंग। यहाँ पे ये कि ऑब्जेक्ट एक ही जगह पड़ा हुआ है, आप कभी यहाँ देखना चाह रहे हो, कभी यहाँ देखना चाह रहे हो, आप इस तरह रीड करते जा रहे हो तेज 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 तेज, तो आपका फोकस पहले इस पेपर हैफ पे था, फिर इंपॉर्टेंट पे चला गया, फिर आईज पे आ गया। ये भी स्कैडिक मूवमेंट्स हैं, इसमें भी आपकी जो फिक्सेशन है वो मुख्तलिफ इस तरह से वेरी कर रही है। फर्क इन दोनों में क्या है, यहाँ पे सीनरी चेंज हो रही है, यहाँ पे सीनरी सेम है, हमारी आई बॉल्स चेंज हो रही है। ठीक है, आप किसी और जगह को देखना चाह रहे हो। सही होगी बात। तो यहाँ पे भी आपका जो फिक्सेशन है वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह पे जंप कर रही होती है। डन होगी बात। फिर तीसरी बात है फिक्सेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, परस्यूट मूवमेंट। आप एक गाड़ी को ही गौर करना चाह रहे हो, वो गाड़ी चलती हुई जा रही है, जब वो शुरू में थी आप उसी को देख रहे थे, वो आगे तक जा रही है, उसी को गौर करते जा रहे हो। तो अब हालांकि वो गाड़ी मूव कर रही थी, लेकिन आपने अपनी फिक्सेशन उसी गाड़ी पे रखी है। सही है, तो ये जो हमारे पास है ये आपके पास परस्यूट मूवमेंट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल ने बताइए कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ है जो कि यूँ वेव लाइक मोशन में मूव कर रही है। शुरू में अगर आप उस पर गौर नहीं करना तो मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं, आप उसको देखते भी नहीं हो, आपकी आंखें उसमें फिक्सेशन करती भी नहीं है। ठीक है, ये भी होता है आप थोड़ी देर के लिए फिक्सेशन करो, फिर आप छोड़ दो, कहीं और फिक्सेशन कर लो, फिर कहीं और फिक्सेशन कर लो, जो स्टैटिक मूवमेंट्स थी। लेकिन परस्यूट मूवमेंट्स में आप इस पॉइंटर के ऊपर गौर करना चाह रहे हो, आप देखते जा रहे हो इस पॉइंटर को। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपकी जो आंखें हैं वो इतना गौर करना शुरू कर देंगी कि आंखें भी पॉइंटर के साथ मूव करना शुरू कर देंगी, आंखों की फिक्सेशन भी एग्जैक्टली पॉइंटर के साथ साथ मूव होना शुरू हो जाएगी। तो एक आधे मिनट के बाद आपको जिस तरह पॉइंटर मूव कर रहा है, आपका फोकस भी वैसे ही मूव करना शुरू हो जाएगा और आपको वो पॉइंटर मूवमेंट के बावजूद क्लियरली नजर आ रहा है। डाना की बात ये थी हमारे पास परस्यूट मूवमेंट्स, और ये थी हमारे पास पार्ट 2 की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम पढ़ेंगे चला पार्ट 3 की वीडियो।